हाय एवरीवन, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू इंस्पायर। यदि आपकी अभी डिलीवरी हुई है या फिर आप एक एक्सपेक्टेड मॉम हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक मदर को आफ्टर डिलीवरी क्या क्या केयर करनी चाहिए एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ मैं शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और मेरी मदर ने कैसे मेरी दोनों डिलीवरीज के बाद केयर करी। मेरी दोनों ही डिलीवरी नॉर्मल रही हैं। उसी के साथ साथ उनके तरीके, उनके नुस्खे, उन्होंने क्या क्या मुझे होम रेमेडीज़ जो है मेरे साथ अप्लाई की और जिन्होंने मेरे बहुत हेल्प करी मेरी बॉडी की क्विक रिकवरी के लिए। आपने मैक्सिमम नोटिस किया होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं जॉइंट पेन की, कमर दर्द की, हेडेक की, आंखें वीक हो जाना, ये लेडीज़ में ही क्यों ज़्यादातर पाई जाती हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने अपनी डिलीवरी के बाद जो इनिशियल डेज होते हैं 40 डेज जिसे सवा महीना कहा जाता है, वहाँ आपने अपनी अच्छे से केयर नहीं करी है। एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ साथ एक मदर का भी जो है एक नया जन्म होता है और स्टार्टिंग के डेज में उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, तो बहुत ज़रूरत है कि एक न्यू मदर जो है वो अपनी केयर करे। होता क्या है, हमको इनिशियल डेज में ऐसा फील होता है कि अब नॉर्मल डिलीवरी हो गई हमारी, नेक्स्ट डे हमें डिस्चार्ज मिल गया तो हमारी बॉडी बिल्कुल अब फिट है, हम वापस चलने फिरने लगे हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको इनिशियल डेज में समझ में नहीं आएंगी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बाद में समझ में आएंगी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी तक कंप्लेन करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो है हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम हो गई है, हेडेक की प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली जब बादल वगैरह होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स तभी होती हैं जब आप अच्छे से केयर नहीं लेते हो। आपने देखा होगा घर में जो हमसे बड़े हैं, बुआ हैं, हमारी मामियाँ हैं, चाची, मम्मी लोग हैं, वो कैसे हमको भी संभाल लेती हैं, हमारे बच्चों को भी संभाल लेती हैं, हमारी डिलीवरी का पूरा काम कर लेती हैं। बिकॉज उन लोगों में वो स्टैमिना है, उन लोगों ने उस टाइम पे अपनी अच्छे से केयर करी है, तभी वो अब इस एज में भी जो है वो इतना कुछ काम कर लेती हैं। तो आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है डिलीवरी के बाद। सबसे पहले जो हेड है उसको कवर करके रखना है। कवर करने का मतलब है अगर समर्स हैं या विंटर्स हैं, दोनों ही टाइम पे अगर समर्स हैं तो आप कॉटन का दुपट्टा बांध सकते हो इधर हेड पे, और ईयर्स के लिए आप कॉटन डाल सकते हो। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि आपको बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। उस टाइम मैंने जैसे बताया कि इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, तो हवा लगने से आपको हेडेक और ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो पकड़ सकती हैं। जैसे आप मेरी फोटो देख सकते हो कि मुझे याद है कि मेरी जैसे ही डिलीवरी हुई, मैं अपने लेबर रूम से नॉर्मल रूम में जब शिफ्ट हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे कॉटन का दुपट्टा तुरंत ही बांध दिया था कि मुझे बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। उसी के साथ साथ आप ध्यान रखो कि बॉडी भी अपनी कवर रखो। ऑब्वियसली आप जैसे ठंड का टाइम है तो हमेशा स्वेटर या शॉल कवर करके रखो। समर्स हैं तभी भी आप ट्राई करो कि थोड़ा फुल स्लीव्स की जो है कपड़े आप पहनना प्रेफर करो। दूसरी चीज़ मसाज से रिलेटेड, तो मसाज मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यू मदर के लिए, उसकी क्विक रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मसाज से क्या होता है ना कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थ्रू आउट बॉडी जो है फ्लो करना चाहिए। बिकॉज स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए मैं बताती हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है डिलीवरी टाइम पे। आप बेबी को पुश करते हो तो इंटरनली हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं उस टाइम पे, और आप देखोगे कि थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में हल्का सा पेन महसूस होगा जब भी आप वॉक करोगे, स्पेशली टमी साइड में। बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो टमी है वो ऐसे इस तरीके से फूल जाता है बलून जैसा, और आफ्टर डिलीवरी जो है वो बिल्कुल पिचक जाता है। तो ये जो चीज़ है, टमी जो है वो अंदर नहीं जाता है उस टाइम पे एकदम से, तो वहाँ पे हल्का सा पेन बना रहता है, प्लस बॉडी पेन भी होता रहता है थोड़ा बहुत। वो इसीलिए क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं अभी अपनी प्लेस पर नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मसाज लो। जो नॉर्मल डिलीवरी वाले हैं उनकी नेक्स्ट डे से ही मसाज आप कर सकते हो। जैसे मेरी तो नेक्स्ट डे से ही, मैं जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी और तुरंत बाद मेरी मसाज जो है वो स्टार्ट
हो गई थी। सी सेक्शन वालों के लिए मैं बता दूं कि उनकी टमी साइड पे मसाज नहीं होती है, हाथ पैर पे आप रेगुलर मसाज ले सकते हो। टमी में आपको स्टिचेस आते हैं, इसलिए स्टिचेस का भी ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टिचेस जो हैं वो खुलना नहीं चाहिए। तो मसाज के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप किसी प्रोफेशनल को ही हायर करो। अब आजकल तो मेट्रोज में भी प्रोफेशनल्स जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं। अदरवाइज जैसे मुझे तो होम टाउन में दाइमा वगैरह इजीली वहाँ अवेलेबल होती हैं। तो मेरी तो जो दीदी मसाज वाली आती थी वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से भी काफ़ी कुछ मेरे साथ मसाज प्लस धुनी वगैरह देना होता है वो भी देती थी। तो टमी साइड जो मसाज है वो हर कोई नहीं दे सकता, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि किसी प्रोफेशनल से कराओ। ऐसा नहीं कि घर में किसी ने भी कर दी आपकी मसाज, वो नहीं चलेगा। उसके बाद नहाने का, जो ना नहाने का मिथ है कि हमें नहीं नहाना है, तो ऐसा नहीं होता। आप नहाओ, हाइजीन भी मेंटेन रहता है उससे। हाँ, वो बात अलग है कि आपके एरिया में जहाँ आपकी डिलीवरी हुई है बहुत ठंडा है अगर, तो आप मत नहाओ, वहाँ प्रेफर करो मसाज के बाद आप एक स्पंज बाथ ले लो, बट स्पंज बाथ लेना भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो न्यू मदर्स होती हैं वो हमेशा कुछ भी काम कर रहे हो, आप हैंड वॉश कर रहे हो, तो हर चीज़ के लिए ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करो। सेम स्पंज में भी आप गर्म पानी से स्पंज लो, और आप नहा रहे हो तो भी आप ल्यूक वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से ही नहाओ। अच्छा, एक बात और मुझे यहाँ याद आई कि ये सबकी कल्चर में अलग अलग होता है, हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग हो। जैसे हमारे यहाँ तो जैसे जिस दिन मैं आई डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से, वहाँ उस टाइम पे एक बार हमें हेयर वॉश लेना होता है। सो हेयर वॉश भी आप ध्यान रखो कि ऐसा नहीं कि हर दिन आप बाल गीले कर रहे हो, हफ्ते में एक बार आप हेयर वॉश लो। तो जैसे मैंने तो जब फर्स्ट टाइम हेयर वॉश लिया था, और ध्यान रखो कि क्विक ड्राई, मतलब थोड़ा सा जल्दी सुखाओ आप उसको, क्विक ड्राई होने दो। जैसे मेरी जो दीदी मसाज वाली थी वही मुझे धुनी भी देती थी, जैसे मैंने बताया आपको। तो धुनी एक ट्रेडिशनल तरीका है जिससे ना काफ़ी सिकाई होती है, और बालों को भी आप वो धुनी देती थी ताकि यहाँ इंटरनली हेडेक वगैरह या जो भी थोड़ा बहुत भी रहता है तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से वो मेरे बाल सुखाती थी। तो आप इस तरीके से जो है हेयर वॉश ले सकते हो। ज़्यादा भी नहीं करना है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ बिकॉज आपको भी ठंड लगने का जो है वो डर रहता है। तो उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान रखो, जैसे सप्लीमेंट्स अपने टाइम पे लो। जैसे ही आप डिस्चार्ज होते हो तो जो डॉक्टर हैं वो आप खुद ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, आयरन हो गया, विटामिन, कैल्शियम हो गया, टिल योर लैक्टेशन पीरियड आपको वो लेना होता है, यानी कि जब तक कि बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है। बाकी किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो फिर उनके लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, बट वो अदर केस है। फिर टीवी, मोबाइल ये सब थोड़ा कम देखो, बिकॉज उस टाइम पे आंखें जो हैं वो भी वीक रहती हैं, तो जोर पड़ सकता है आपकी आंखों में। उसी के साथ साथ आप थोड़ा एक्टिव भी बने रहो, अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। ऐसा नहीं कि अब वो 1.25 महीना स्टार्टिंग के 40 डेज रेस्ट करने को बोलते हैं तो हम पूरे टाइम लेटे ही हैं या सो ही रहे हैं। आप रेस्ट करो, बट थोड़ा सा उठ के अपना हल्का फुल्का काम करते रहो। आपको हेवी वर्क नहीं करना है बिकॉज ऑफ स्टिचेस, उसका भी ध्यान रखते हुए। तो आप जैसे कमरे में अपना थोड़ा सा अपना कमरा ऑर्गेनाइज कर लो, रूम ऑर्गेनाइज कर लो, अपने बेबी की थोड़ा सा काम कर लो, नैपीज फोल्ड करके रख लो, ऑर्गेनाइज करके रख लो। ये हल्का फुल्का काम आप करते रहो, बिकॉज आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके भी हाथ पैर खुलें, आप भी थोड़ा वॉक करते रहो। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप खुद भी डिप्रेशन फील करो कि यार मैं तो बीमार हूँ, मैं पेशेंट हूँ, जबकि आप ना पेशेंट हो और ना आप बीमार हो। इसलिए अपनी बॉडी को थोड़ा सा चला फिरी करते रहो, मेरा ये कहने का मतलब है। तो अब बात करते हैं हम डाइट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक न्यू मदर के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जब भी एक न्यू मदर बेबी के बारे में सोचती है तो वो डेफिनेटली सेक्रीफाइस कर जाती है। जैसे मैंने तो बहुत लंबे टाइम तक किया था, बट आप चाहो तो 2-3 महीने तक फिर भी डाइट फॉलो करो। तो मेरा क्या रूटीन हुआ करता था, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठती थी मॉर्निंग में, तो मुझे चाहिए होती है चाय, जो कि एज अ फ्यूल काम करती है मेरे लिए। आप भले ही मुझे दिन भर चाय मत दो, मुझे लेकिन मॉर्निंग में चाय चाहिए ही चाहिए। सो मैं चाय में बढ़िया लौंग, अदरक, काली मिर्च डाल के पीती थी। अच्छी स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है मुझे, उससे मेरी थ्रू आउट डे जो है मेरी एनर्जी रहती है मुझ में।
तो मैं पहले चाय लेती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट पे आते हैं, तो ब्रेकफास्ट में मेरी मम्मी सबसे पहले मुझे 1 ग्लास दूध देती थी। दूध लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में 2-3 बार आप दूध ले सकते हो। उसी के साथ मुझे मिलता था एक बड़ा लड्डू। तो वो लड्डू हमारे यहाँ 2 टाइप के मम्मी ने बनाए थे, एक नॉर्मल लड्डू और एक दवाई वाले लड्डू। बिकॉज दवाई वाले जो लड्डू होते हैं, जो मेडिसिन वाले लड्डू होते हैं, वो थोड़ा सा बोलना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मुझे इतना खाते नहीं बनता था। तो थोड़ा कभी वो खाती थी, कभी नॉर्मल लड्डू खाती थी। तो नॉर्मल लड्डू मतलब जो गुड़ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके बनता है वो लड्डू, और ये जो मेडिसिन वाला लड्डू है इसमें मम्मी गोंद, कमरकस ऐसी मेडिसिन उन्होंने डाली थी। मैं प्रॉपरली मम्मी से पूछ के डिटेल रेसिपी आपको डेफिनेटली शेयर करूंगी बहुत जल्दी। अभी मैं आपको सिर्फ बताती हूँ ऊपर ऊपर। सो मेडिसिन जो है वो वर्क करती है इंटरनली हील करने में आपकी बॉडी। जो आपकी स्टिचेस हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा पेट बाहर आ रहा है या कमर में दर्द है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनली जाके ये सारी मेडिसिन जो हैं काम करती हैं। और आप देखोगे धीरे धीरे जो, इसीलिए 1.25 महीना जो बोलते हैं, मैं बार बार रिपीट ज़्यादा कर रही हूँ, बिकॉज उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है रिकवर हो रही होती है। तो ऐसी मेडिसिन्स की आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको ताकत आए, आपके ऑर्गन्स में जो है वो ताकत बनी रहे, आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहे। तो मैं वो 1 लड्डू खाती थी और दूध पीती थी। उसके बाद मेरा लंच टाइम होता था, तो लंच टाइम में मम्मी मुझे मूंग की दाल, लौकी, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा देती थी। और आप ध्यान रखो कि जब भी मदर, जो न्यू मदर का जो खाना बनता है वो हमेशा घी में बगरा हुआ होता है। आप जैसे मेरी दाल भी होती थी तो उसमें 1 चम्मच घी डाल के, रोटी भी मेरे लिए जो आती थी उसमें भी अच्छा घी चुपड़ा हुआ होता था। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, अगर खाने के साथ आप पापड़ या ऐसा कुछ ले रहे हो जो रफ, मतलब बोलना चाहिए कि क्रिस्पी टाइप का या कड़क है कुछ, तो कोई भी चीज़ आपको डायरेक्टली कड़क नहीं खानी है। स्टार्टिंग में आप कोशिश करो कि गला गला के खाओ। जैसे रोटी भी थोड़ा सा दाल में या जो भी सब्जी आप खा रहे हो उसमें गला के ही खाओ। स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा सा आप ये करो, बिकॉज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने में, स्पाइसी गैशियस फूड, बट बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे। तो सब कुछ खाओ बट गैशियस और स्पाइसी फूड खाना थोड़ा सा अवॉइड करो। तो मेरा लंच ये होता था। उसी के साथ आता था एक भर के बाउल दलिया मैं खाती थी। तो दलिया तो मुझे पसंद था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी खाने में, बट काफ़ी लोगों को सूट नहीं करता। तो आप चाहो तो एक टाइम दलिया खाओ, मीठा नमकीन जो भी आपको अच्छा लगता है वो दलिया खाओ, पर पूरा एक बाउल भर के खाओ, बिकॉज दलिया जो है वो आपका मिल्क सप्लाई में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये होता था मेरा लंच। उसके बाद मुझे याद है कि मम्मी ने जो है डब्बी में भर के मेरे लिए अजवाइन, और उसमें अजवाइन रोस्ट करके और काला नमक मिला के रखा हुआ था। तो वो बहुत अच्छा होता है खाने के बाद डाइजेशन में। तो 1 चम्मच लेके मैं वो खा लेती थी। तो वो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मूंग की दाल, हरी सब्जियां ले रहे हो अच्छी रसे वाली, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसी के साथ साथ मैं पानी का बताना भूल गई कि पानी जो मैं पीती थी वो ल्यूकवार्म वाटर पीती थी। प्लस मेरे पानी में मम्मी ने अलग से एक बॉटल भर के मेरे पास रख दी थी, जिसमें अजवाइन या फिर आप जीरा और अजवाइन थोड़ा गर्म करता है। और आपने नोटिस किया होगा कि बिफोर डिलीवरी हमें कहा जाता है कि कोई भी चीज़ हमें गरम नहीं खानी पीनी है। जैसे आप देखोगे कि जो फ्रूट्स आपको गरम करते हैं, जैसे पपाया, पाइनएप्पल, ये सब अवॉइड करने को बोलते हैं, राइट। और आफ्टर डिलीवरी हर चीज़ आपको गरम खाने को बोली जाती है और फ्रेश खाने को बोली जाती है, बिकॉज आपका इंटरनली जो भी ब्लड अभी रह गया है, जो अभी नहीं निकला हुआ है, और ब्लीडिंग तो चल रही होती है, तो उसी के साथ ब्लीडिंग के साथ ही वो जो है वो पूरा फ्लो हो जाए, कंप्लीटली क्लीन हो जाए अंदर से। इसीलिए आपको बोलते हैं कि गरम खाओ पियो। और ये जो पूरी मैं डाइट बता रही हूँ, आपको पूरा फ्रेश खाना खाना है और गरम खाना खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पानी जो है, पानी आपको ठंडा नहीं पीना है, नहीं तो पेट बाहर निकल आएगा, तो बाहर ही रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ करना है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। तो अजवाइन का पानी पियो या फिर आप जीरा डाल के पी सकते हो, जो भी आपको सूट करे वो पियो। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आपसे नहीं पीते बन रहा, किसी को मैंने सुना है शायद सूट नहीं करता, तो आप फिर गुनगुना पानी पी सकते हो, नॉर्मल पानी पी सकते हो। तो
तो ये हुई पानी की बात। उसके बाद आता था डिनर का टाइम। तो डिनर में भी मम्मी मुझे सेम मूंग की दाल या फिर कुछ ऐसे ही मिलता था मुझे खाने को ग्रीन वेजिटेबल्स में से, या तो गिलकी की सब्जी बना देती थी या फिर लौकी की गीली सब्जी बना देती थी, वही रोटी मिलती थी। और एक चीज़ और मुझे मम्मी देती थी, हल्दी का मसाला बनाकर। तो हल्दी एक तो एंटीसेप्टिक होती है, प्लस हल्दी जो है वो गर्म भी करती है। तो और थोड़ा सा टेस्ट भी मुझे चेंज आ जाता था, थोड़ा सा चेंज लगता था कि अदरवाइज़ क्या होता है, खाना पीना अगर आपसे कोई छीन ले तो वैसे ही डिप्रेशन आता है कि हम ये नहीं खा पा रहे, वो नहीं खा पा रहे। बट वो कुछ थोड़ा ऐसा आइटम आप सब कुछ खा सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा भर के आज नूडल्स खाने का मन है तो बहुत खा लिया आपने। हर चीज़ थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में आप ट्राई कर सकते हो। तो डिनर में मेरे साथ यही मम्मी मुझे देती थी। और उसी के साथ मैंने क्या बोला कि बाउल भर के दलिया आता था। तो शाम को मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा नमकीन दलिया खा लूँ, बट डिपेंड ऑन मूड कि मुझे मीठा अच्छा लगता था, मैं मीठा भी खाती थी। तो ये मेरी थ्रू आउट डे जो होती थी, ये मेरी डाइट फॉलो करी है मैंने, और ये मैंने अच्छी खासी 2.5-3 महीना जो है फॉलो करी है। बीच में भी हमें काफ़ी बार भूख लगती है, बिकॉज हम इतना ब्रेस्ट फीड कराते हैं बेबी को, तो हमें भी भूख लगती है। तो इवनिंग स्नैक्स के उसमें आप जैसे मखाने रोस्ट करके रख सकते हो अपने पास, तो ड्राई फ्रूट्स अपने पास रख लो थोड़े से, ताकि आप भी बीच बीच में जो है खाते पीते रहो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हाइजीन की, कि हाइजीन आपको कैसे मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगी, एक स्टिचेस कैसे आपको जो है उसकी केयर करनी है, और दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग टाइम आपको कैसे केयर लेनी है ब्रेस्ट की। तो सबसे पहले स्टिचेस से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि स्टिचेस की कैसे केयर करेंगे हम। तो जब भी आप वॉशरूम यूज़ करो तो हमेशा याद रखो कि जो स्टिचेस वाला एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करो। ये मैं नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए बता रही हूँ जिनके स्टिचेस जो हैं वो नीचे साइड आते हैं। सो आपको वॉशरूम यूज़ करने के बाद आपको वो एरिया बहुत अच्छे से क्लीन करना है। उसमें कुछ भी डिटॉल या कोई भी ड्रॉप्स आपको नहीं मिलानी है, बिकॉज डिटॉल जो है वो हार्श हो सकता है उस एरिया के लिए, बिकॉज वो एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि ल्यूक वार्म वाटर से, प्लेन वाटर से आप क्लीन कर लो उसको, और एयर ड्राई होने दो उसे। तो आराम से आप अपने रूम में जाके लेट जाओ और उसे अच्छे से ड्राई होने दो। मुझे याद है कि हॉस्पिटल में भी मुझे 2 बार जो है उनके पास तो इलेक्ट्रिक सिस्टम था, उससे मुझे जो है वो हीट दी गई थी ताकि स्टिचेस की भी अच्छे से सिकाई हो सके। बट घर में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बट जैसे मैंने बताया कि मेरी जो दीदी थी वो काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने मुझे काफ़ी केयर करी है, तो उन्होंने इवन स्टिचेस पे भी मुझे धुनी दी है ताकि वहाँ पर भी अच्छी तरीके से सिकाई हो सके, वो भी ड्राई हो सके। ज़्यादातर वो नहाने के बाद मुझे वो सिकाई देती थी। तो अगर आपके पास वो नहीं कर सकते हो आप, तो आप उसको बिल्कुल एयर ड्राई होने दो। जब वो ड्राई हो जाए तो डॉक्टर्स आपको एक ऑइंटमेंट लिखते हैं, वो आपको ज़रूर अप्लाई करने अपने स्टिचेस पे। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना है। उस टाइम पे आपको पैर जो है वो खोलना नहीं है, आपको पैर जो है वो बंद करके रखना है और स्लोली वॉक करना है ताकि आपके स्टिचेस जो हैं वो खुलने का डर ना हो। बट ये वॉशरूम का जो मैंने बताया आपको हाइजीन मेंटेन वो दिन में 3-4 बार आप जब भी वॉशरूम यूज़ कर रहे हो आपको ये केयर करनी ज़रूरी है, ताकि जो आपके स्टिचेस हैं वो किसी के जैसे पक जाते हैं, खुल जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे साथ ना हो। तो उनकी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ब्रेस्ट फीड जब आप कराते हो बेबी को, ब्रेस्ट केयर बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग के पहले और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद दोनों टाइम आपको ब्रेस्ट क्लीन करना है, क्लीन रखना है अपने। इसी के साथ में एक अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जो बेबीज़ होती है उनकी लैचिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो निपल्स हैं आपके वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाते हैं। ये मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत ही पेनफुल होता है, इसलिए इस बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। तो वो जो क्रैक निपल्स हो जाते हैं बहुत पेनफुल होते हैं, क्योंकि जब भी बेबी ब्रेस्ट फीड करने आता है तो बहुत पेन होता है उसमें। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि आप जब ब्रेस्ट फीड करा लेते हो उसके बाद आप घी अप्लाई कर लो। जैसे एक ब्रेस्ट से करा दिया आपने, वहाँ पर घी अप्लाई करो, फिर दूसरे ब्रेस्ट से करा दिया, वहाँ पे घी। तो बच्चा जो है फिर तो 1.5-2 घंटे बाद ही फीड करता हो। वैसे भी घी मुंह में जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोई क्रीम या ऑइंटमेंट मत वहाँ लगाओ, जैसे सोफ्रामाइसिन वगैरह, बोरो प्लस कई लोग लगाते हैं, वो सब कुछ भी नहीं लगाना है। घी जो है वो बहुत अच्छा काम करता है उनको हील करने में। तो इस तरीके से 2-3 दिन बाद अपने आप जो है वो हील हो जाते हैं वो क्रैक निपल्स।
तो ये मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी ब्रेस्ट से रिलेटेड वो ये थी कि क्या होता है स्टार्टिंग डेज में आपका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी इस वजह से भी हो जाता है कि आपका जो बेबी है सपोज 3-4 घंटे सो गया और उसने ब्रेस्ट फीड नहीं लिया, तो आपके जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं क्योंकि ओवर सप्लाई हो जाता है मिल्क का। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था माही के टाइम, सेकेंड डिलीवरी के बाद। तो मेरे जो ब्रेस्ट थे मैं आपको बताऊं बिल्कुल स्टोन हार्टेड हो गए, और वो इतने पेनफुल होते हैं क्योंकि उस टाइम तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपको ऐसा लगता है क्या हो गया ये। बेबी जब भी ब्रेस्ट फीड करने आता है तो आपको बहुत पेन होता है, बट इस चीज़ में मैं बोलूँगी आप ब्रेस्ट फीड कराओ बेबी को, ताकि जो आपका मिल्क है वो जो है मतलब क्लियर होता रहे ब्रेस्ट से। एक वो चीज़ आप ब्रेस्ट फीड कराते रहो। दूसरा चीज़, अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो तो आप मिल्क एक्सप्रेस कर लो, वो भी एक तरीका है। आप नहाते टाइम याद रखो कि थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो ब्रेस्ट से डालो, ताकि वो जो बचा हुआ मिल्क ओवर सप्लाई जो हो रही है वो भी क्लियर हो जाए। प्लस जो गर्म पानी के लिए वो जो क्या बोलते हैं एक थैली टाइप की आती है, आप उसमें गर्म पानी करके या बॉटल में पानी भर के आप सिकाई कर लो। तो ये क्लॉथ के ऊपर करके करो, डायरेक्ट मत करना बिकॉज वो पार्ट सेंसिटिव होता है। तो इस तरीके से आप मिल्क को जो है वो नॉर्मल फ्लो में ला सकते हो। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यूजुअली करते हैं और हमें पता ही नहीं होती है कि हम हाथ ऊपर करके जो है वो सो जाते हैं। जिस दिन से मेरे साथ ये एक्सपीरियंस जो मैंने मतलब फील किया है, ये पेन जब फील किया है, उसके बाद से मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया था कि मुझे हाथ ऊपर करके नहीं सोना है अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो। बिकॉज इससे क्या होता है, हाथ ऊपर करने से पूरा मिल्क सप्लाई जो है वो आपका ब्रेस्ट में भरने लगता है ऊपर की तरफ, और पूरे जो ब्रेस्ट हैं आपके वो स्टोन हार्टेड हो जाते हैं, बहुत हैवी फील होता है। तो ये थी ब्रेस्ट केयर से रिलेटेड कुछ बातें जो आप ध्यान रखो। और एक पॉइंट मेरा जो छूट गया अभी मुझे याद आया कि टमी जो है वो बांधना, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम बेल्ट बांध सकते हैं क्या। सिजेरियन वालों को बेल्ट बांधना स्टार्टिंग में अलाउ नहीं होता है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बांधें बेल्ट। बट नॉर्मल डिलीवरी वाले जो हैं वो स्टार्टिंग से ही बेल्ट बांध सकते हैं। आप बेल्ट में कंफर्टेबल हो बेल्ट बांधो। मैं तो जैसे दुपट्टा बांधती थी कॉटन का, तो मेरी तो जो दीदी आती थी मालिश वाली, वही नहाने के बाद पूरा सब धुनी वुनी देने के बाद कंप्लीट करने के बाद जो है मुझे अच्छा टाइट करके टमी साइड पे दुपट्टा बांध के जाती थी। बस इस बात का ध्यान रखो आप कि खाते पीते टाइम और सोते वक्त आपको वो बांधना नहीं है। वॉशरूम यूज़ करते टाइम आप खोल लो उसको, बाकी टाइम आप बांधे रहो। काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा टमी साइड पे, अपने आप जो है टमी आपको टाइट फील होने लगेगा। बस ये लास्ट पॉइंट था जो मैं भूल गई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।